ओके, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब यार करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक खास बात है कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी बताने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी। तो यार मैं पहले बता देता हूँ कि इस चैप्टर की जो थ्योरी होती है ना, वो मैथमेटिकल आइडिया से ही डेवलप होती है। तो मैं जो भी थ्योरी बताऊंगा डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि बेटा ये एग्जाम में आता है, ये आपको लर्न करना है, लेकिन मैं सबका एक प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर पे थ्योरी तो आती ही आती है, लर्न थ्योरी, प्लस बीच में से कैलकुलेशन भी आती है बहुत। ठीक है। और जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा है सी इक्विवेलेंट निकालना, इस चैप्टर में भी आर इक्विवेलेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा। तो जहां पर थ्योरी एग्जाम में आने वाली है वहां पर मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो चले आराम से चलते हैं। चैप्टर का नेम क्या है यार? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि करंट है क्या एग्जैक्टली। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम एक बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको फ्लो कराने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे मतलब ऑल्दो अभी होने लग गया है, बट एक कन्वेंशनल वे, बहुत ही कन्वेंशनल वे अगर हम ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एयर में नहीं आप फ्लो करा सकते हैं, उसको एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम होता है कंडक्टिंग मीडियम। जनरली क्या होती है वो? वायर्स। तो इस वायर में वो करंट फ्लो हो सकती है। अब जब हमने एक चीज देखी, इसके डीप एनालिसिस में गए कि करंट मतलब है क्या, फ्लो कौन हो रहा है एक्चुअल में, तो हमने देखा करंट मतलब एनर्जी कैरियर्स होते हैं, और वो एनर्जी कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, तभी हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। ओके, फिर जब हम और डिस्कशन में गए, करंट हमें पता था बेटा, करंट के बारे में हमें पता था, बट हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था क्या पहले? नहीं। करंट हमें 50 इयर्स के बाद पता चला कि अच्छा करंट किसके वजह से जा रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन तब तक हमने डिसाइड कर दिया था ऑलरेडी कि करंट लेट से जा रही है लेफ्ट टू राइट। बाद में पता चला था कि इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं? उल्टा। तो अब फिर हमने पूरी बुक चेंज नहीं की, जो हमारा आइडिया था वही रहा। हमने ये थॉट दिया कि हमारी जो कन्वेंशनल करंट है वो हमेशा किसके अपोजिट चलती है? इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट चलती है। तो मैथमेटिकली, मैंने बताया कि थ्योरेटिकली ठीक है ये सारी चीजें समझना, इन्हें मैथमेटिकली समझना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली देखिए कि कितने क्वेश्चन बनते हैं करंट से। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे पे लिख दी हैं चीजें कि करंट एग्जैक्टली है क्या, बताएं क्या है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट ऑफ चार्ज फ्लो। और मैंने बताया था फिजिक्स में रेट कुछ भी पूछा है तो किससे डिवाइड करा दूं? टाइम। टाइम से। तो मैंने कहा कि करंट है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। डेल्टा इसलिए लगाते हैं कि मान लो सिस्टम में पहले से चार्ज रहा होगा कुछ, तो देखना है कि कितना चार्ज चेंज हो गया और कितना टाइम लगा उसमें। ठीक है ना? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे क्या होगा? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। एक चीज हमेशा बताता हूं, अगर चार्ज क्या दे दिया है आपको, कैसे दे दिया चार्ज? टाइम का फंक्शन ऑफ टाइम। तब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। फिर एक और तरीका होता है, मैंने बताया था कि करंट लेके कौन जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कई बार चार्ज की जगह बोल देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने पास हो गए। लेट से वहां पर 50 मिनट में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बट मुझे तो यहाँ पर क्या चेक करना है? चार्ज। मुझे पता है कि यार एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्यों नहीं आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया था, क्वांटाइजेशन वाले में, याद है? कि चार्ज कैसे लिख सकते हैं? n into e। ये 3 फॉर्मूले ही काम आएंगे करंट निकालने में। कौन से? चार्ज डिफरेंस अपॉन टाइम, फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन, और नंबर ऑफ चार्ज है तो ne/t। ओके कि नहीं? यस सर। नंबर 2, करंट क्वांटिटी कैसी है? इसका यूनिट है एम्पियर, बट ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। स्केलर है, फिर भी हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बातें करते हैं।
स्केलर इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर के जो लॉज है वो सारे फॉलो नहीं करती, इसलिए इसे स्केलर में रखा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? सेम एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वायर में पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो हो सकते, लिक्विड में फ्लो हो सकते हैं। तो जब हम आगे डिटेल में जाएंगे ना केमिकल इफेक्ट्स में, वहां हम बात करेंगे कि ठीक है लिक्विड में क्या होगा, पॉजिटिव फ्लो करेंगे, लेकिन वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा, एम्पियर इसका एसआई यूनिट है। अगर थ्योरेटिकल देखेंगे तो क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम ना। तो 1 एम्पियर मतलब कितना हो जाएगा? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड। बेटा बताया था ना कूलम बड़ा यूनिट है, तो इसका मतलब 1 एम्पियर इटसेल्फ एक बड़ा यूनिट है। ठीक है, हाँ सर। चले तो एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करें आप सभी लोग, ये क्वेश्चन को ट्राई करें। इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, देखें कितने लोग कर पाते हैं। क्योंकि देखो यार फिजिक्स में यार अब आपको ऐसा नहीं है, आप 12th में आ गए हो, आप अगर 12th में आ गए हो तो ऐसा नहीं है कि 11th की सारी चीजें यूज होंगी, सिर्फ 11th के बेसिक बेसिक चीजें तो यूज होंगी ना। मतलब F इज इक्वल टू एम ए तो यूज हो ही सकता है। उसी तरीके से अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो टाइम तो निकाल सकते हो ना आप। कैसे निकालते हैं टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, खैर ट्राई करें, देखें कितने लोग कर पाते हैं इसे। अच्छा, काफी लोगों को ये क्लिक नहीं हो रहा क्या? 600 आरपीएम मतलब क्या दिया है? ओमेगा। ओमेगा दिया है। ओमेगा क्या दिया है? 600 आरपीएम। क्या मैं आरपीएम में यूज करता हूँ क्या ओमेगा? नहीं, नो सर। आरपीएस आरपीएस रेडियन पर सेकेंड। आरपीएस में। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड डिवाइड। डिवाइड। तो कितना आ गया ये? 10 आरपी रोटेशन पर सेकंड। बट क्या मैं ओमेगा को रोटेशन में यूज करता हूँ क्या? नो सर, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन में। तो बताओ 1 रोटेशन मतलब कितना रेडियन? 2 पाई आंसर कितना हो जाएगा? 20 पाई रेडियन पर। सेकेंड। और अब मुझे पता है क्या, कि अगर मुझे ओमेगा पता है और टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक। अच्छा, इतनी मेहनत करनी ही नहीं थी। आरपीएस का मतलब होता है रोटेशन पर सेकेंड सेकंड। तो बिकॉज 1 सेकंड में कितने रोटेशन कर रहा है, या उल्टा लिखते हैं 10 रोटेशन कितनी देर में कर रहा है? 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो 1 रोटेशन कितनी देर में करेगा? 1/10 1 बाई 10। 1/10 सेकंड में ना। तो यही हो जाएगा क्या हमारा टाइम, कि पूरा एक लूप कितना कंप्लीट करता है उतनी ही करंट उस लूप में आ जाएगी। समझा ना? यस सर। मैथमेटिकल चाहिए तो आप t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा से कर सकते थे। तो देखें क्या हो गया इसका मतलब। यहाँ पर हमने देखें एक यूनिटरी मेथड से दिया कि 10 रोटेशन में 1 सेकंड, तो 1 रोटेशन में 1 बाई 10। 1/10 सेकंड। चार्ज देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? इतने। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 raised to minus 90। -90। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, कितनी एम्पियर करंट आ गई? 1.6। यार आइडिया समझ आया? कि ऐसा नहीं है कि अब आपको सोचो कि वो क्लास 8 के बच्चों जैसा चीजें दे देगा कि ओके 10⁻50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इन 5 मिनट्स, बताओ करंट क्या होगी? अच्छा, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 5 × 60, और यहाँ पे रख दिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इतना सिंपल नहीं देगा यार, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको वेरिएशन देगा। तो यहाँ पर क्या वेरिएशन दिया? ओमेगा ओमेगा। इस ओमेगा से हमें टाइम निकालना था। पॉइंट समझ आया या नहीं? यस सर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वेरिएशंस को आपको अडेप्ट करना है, समझना है चीजों को। चलो इसे ट्राई करें जल्दी से।
सबसे पहली बात, क्या ऐसे सॉल्व करते हैं क्या? नो सर सर। ये ध्यान दे लो यार सबको, मैं रिपीटेड पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ऐसे कभी मत करना। जब भी कभी डिवाइड हो और कोई चीज किसमें चेंज हो रही है, फंक्शन में, तो हम डिवाइड नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट। तो आई का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, dq बाई dt dt। तो बस इसे डिफरेंशिएट कर, तो क्या हो गया, 4t का 8t, 6t का -6 और 8 का हो गया 0। तो ये 0 आंसर हो गया अपना, रख दो 2, 10 10 एम्पियर। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया यार, मतलब आइडिया लग गया आपको कि क्या करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लाइन समझते हैं। क्या समझते हैं, एक पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि वो जो वायर में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, क्या वो एक्सेलरेटिंग स्पीड में मूव हो रहे हैं या कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहे हैं? तो डेफिनेटली आप जाकर तो अंदर देख नहीं सकते हो, आप जाकर तो नहीं देख सकते हो, तो थ्योरेटिकली इस चीज को समझेंगे तो हमें पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वायर के अंदर कैसे मूव करते हैं, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड से। अब थ्योरी क्या है, क्यों हम ये बोल पा रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं? अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेंगे, सोचो पीछे कोई ज्यादा है, कम है, ज्यादा कम, ऐसे कर करके बहुत ज्यादा कोलिजन होने लगेगा ना, तो क्या जनरेट होने लगेगी, बहुत ज्यादा हीट। तो लेकिन उतनी हीट तो जनरेट नहीं होती। लेकिन आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी एक चीज कि किसी वायर में अगर करंट जाती है तो कितनी हीट जनरेट होती है, पढ़ा है किसी ने? I square RT स्क्वायर आर। I²RT। तो ये जो हीट होती है ना, ये बहुत ही थोड़ी हीट है एक वायर के लिए। तो उतनी हीट क्यों जनरेट होती है, वो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के वजह से। लेकिन अगर आप सेंटर में देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं आगे, same velocity कांस्टेंट स्पीड से। समझ आया कि नहीं यार, कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडमली एक्सेलरेट होते हैं क्या? नहीं, कैसे मूव करते हैं? uniformly उस स्पीड का नेम क्या है? constant speed ए, drift velocity क्या नेम है उसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब होता है सिंपल मूव करना, फ्लो करना, फ्री फ्लो करना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्री फ्लो करना, मतलब कार वाली ड्रिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। तो ड्रिफ्ट का मतलब है फ्री फ्लो करना। तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो फ्लो करता है जिस स्पीड से, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब मुझे चाहिए कि करंट के मैंने 2-3 फॉर्मूले तो यहाँ पर बता दिए। अब मैं क्या ट्राई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट को किससे रिलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। समझा कि नहीं? yes sir तो पैटर्न आप फील करिए कि करंट के 2-3 फॉर्मूले आपने याद किए, फिर तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए कि ठीक है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड भी फॉर्मूला होता है। ओके, तो हमने देखो कैसे इसे समझने का ट्राई किया। करंट का ये फॉर्मूला ओके है आपको? ठीक है, हमने क्या किया, अगर बात किया कि चलो इलेक्ट्रॉन की कुछ अपनी स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की क्या है अपनी एक स्पीड, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे? तो मुझे पता है कि अगर इस वायर का एरिया है ए और डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, वो होगा स्पीड इनटू time टाइम। तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा उसका, volume वॉल्यूम। अगर सारे इलेक्ट्रॉन साथ में चल रहे हैं, सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इतना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए। yes sir क्लियर? ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। ओके, हाँ, तो ये वॉल्यूम समझ आया, इतना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। तो हमने थोड़ा सा फॉर्मूला रीअरेंज करने का ट्राई किया, हमने v का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके, और ये जो एक डिवाइड है वो किसके साथ ले लिया,
n by b। n by b एक फ्री मास क्वांटिटी हो जाती है जो ये बताती है क्या कि किसी एक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझा कि नहीं? और ये जो एक वॉल्यूम है इसे हमने क्या लिख दिया, एरिया इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस को क्या लिख दिया, स्पीड इनटू टाइम। टाइम। तो नीचे से टाइम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और देखो क्या दिखने लग गया, एन एरिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्पीड। और ये स्पीड कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने थोड़े अरेंजमेंट करके एक नया फॉर्मूला करंट का डिराइव कर लिया, और ये बहुत लर्न रखना है क्योंकि समझ में नहीं आता कि इसका काम कब होगा, और मुझे लगता है आप तुरंत देख के समझ गए इसका यूज कब होगा, जब ईदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेगा या फिर गिवन होगी। समझा कि नहीं? I इज इक्वल टू NAEVD का यूज कब होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी होगी या तो पूछेगी। इसमें n बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो स्मॉल n है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब समझो यार ये निकालेंगे कैसे। तो नंबर 1, पहली बात तो मे भी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर लकी है कि ये डायरेक्ट क्या दे दिया, आपको दे दिया, अगर नहीं दिया तो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, आपको उस वॉल्यूम का क्या निकालना पड़ेगा पहले, मास। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम ले लो यूनिट, तो डेफिनेटली मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी जितना। अगर मास आ गया तो आपने एक चीज केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, क्या, मोल। पढ़िए कि नहीं मोल। सो क्या हो जाएगा, मास इन अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M। अगर नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो क्या आप मॉलिक्यूल से एटम नहीं निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स। अरे बताओ। यस सर। क्या हो जाएगा, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब आ गए एटम्स। सोचो मैंने आपको मटेरियल दिया होता क्या, एल्यूमिनियम, तो क्या होता है, इसके एक एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो इसका मतलब टोटल एक फिक्स वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, समझ गए कैलकुलेशन। वॉल्यूम यूज किया 1, तो मास किसके बराबर हो गया, डेंसिटी के बराबर। मास पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास से मोल पता चल गया, मोल पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता, नंबर ऑफ एटम पता चल गया, नंबर ऑफ एटम को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो ये चीज मैंने नोट्स में ऐड इसलिए नहीं की क्योंकि केमिस्ट्री में यार सिखाई जाती है यार, ये कोई बहुत बड़ी चीज फिजिक्स की नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये नहीं आती तो मतलब सब कुछ गड़बड़ है, मोल निकालना नहीं आता। ओके है, शीट में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते समय आपको आइडिया आ जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे सभी लोग। हाँ नेक्स्ट एक वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। इसको जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे डिफाइन है, ये वॉल्यूम से डिफाइन नहीं है, ये कैसे डिफाइन है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन है, करंट पर यूनिट एरिया। और जे को वेक्टर होने का रीजन ये है कि आई एक स्केलर है, तो इसका मतलब जे डॉट ए ही क्या है, आई। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो अगर मैं बात करूं कि ये एक वायर है जो कि ऐसे स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन है, और मैं पूछूंगा कि इस क्रॉस सेक्शन में आप क्या बताओ, करंट डेंसिटी गिवन है आपको जे, ठीक। तो यहां से फ्लो होने वाली करंट क्या आ जाएगी, जे डॉट ए। ए। ओके, ए कैसा होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आपको सोचो ऐसा क्रॉस सेक्शन दे दिया तो अब क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, ए का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना, तब आपको थीटा भी यूज करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? तो इसमें बेसिक कॉस थीटा वाला ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ इसमें है नहीं। तो करंट डेंसिटी सिर्फ आपको माइंड में रखना है, ये फॉर्मूला। क्या होती है करंट डेंसिटी, I upon
I अपॉन ए। याद रखना करंट डेंसिटी मतलब वॉल्यूम नहीं होता है, पर यूनिट एरिया होता है। ओके अच्छा, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले करंट का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बताएं एक बार। N ई वीडी। वीडी लिखने का मतलब है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और इसमें एक स्पेशल चीज है, ये एन क्या है? N upon नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, चले इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा सा समझते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? मैंने क्या बताया, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो थॉट ये है, समझिएगा कि जब ये न्यूट्रल वायर है, कुछ भी करंट वरेंट नहीं जा रही है, क्या तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे या नहीं? yes sir. कर रहे होंगे, लेकिन तब क्या होता है, इनको कुछ पता नहीं है कि किस तरफ मूव हो रहे हैं। सोचो 2-3 इलेक्ट्रॉन आगे निकल गए, 2-3 इलेक्ट्रॉन पीछे निकल गए, नेट समेशन क्या हुआ इस सेक्शन से? 0। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इन अ न्यूट्रल वायर द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। बताओ क्या उसमें करंट होगी क्या? तो नहीं, बिकॉज द मोशन इज वेरी रैंडम। तो आइडिया ये है कि अगर किसी सेक्शन से 2-3 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली 2-3 इलेक्ट्रॉन पीछे भी जा रहे होंगे, और उस सेक्शन से नेट हमेशा क्या आएगा? 0। 0 अब होता क्या है कि अगर हमने इसे किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, तो बैटरी से ये बन जाता है पॉजिटिव एंड और ये बन जाता है नेगेटिव। तो पूरे इलेक्ट्रॉन अब इधर जाने लगते हैं। तो अब एक क्रॉस सेक्शन अगर पिक करोगे ना, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, क्या कोई ऐसे जाएगा क्या अपोजिट टू द फील्ड? नहीं ना। अरे भाई समझ आया कि नहीं? हाँ सर। yes तो sir. इसमें दो ही थॉटफुल क्वेश्चन बनते हैं। पहला थॉटफुल क्वेश्चन क्या बनता है बताओ आयुष? पहला क्वेश्चन, क्या न्यूट्रल वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से कोई करंट आती है क्या? नो सर। नहीं, न्यूट्रल वायर में नहीं आ सकती, क्योंकि हाँ क्वेश्चन ये पूछेगा क्या न्यूट्रल वायर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं, बट क्या NaEVD लगा दोगे क्या न्यूट्रल वायर में? नहीं सर। नहीं। याद रखना, ये मत करना कि अरे सर N दिया है, A दिया, E दिया है, अब तो फॉर्मूला यूज ही करना पड़ेगा। नहीं, एक कॉमन सेंस याद रखना कि अगर पोटेंशियल या बैटरी या कुछ यूज नहीं कर रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि करंट का आंसर क्या है? 0। 0। नंबर 2, अगर बैटरी लगाएगा तो डेफिनेटली आप समझ गए, अगर बैटरी लगाएगा तो इस वायर के अंदर क्या जनरेट हो जाएगी? एक फील्ड। फील्ड। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं ना, फील्ड ऐसी जनरेट होगी ना, ऐसी हाँ सर। प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट फोर्स फील करते हैं उस फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिवर्स से जाने लगेगा। समझा ना? अच्छा, फील्ड कितनी होगी ये कैसे निकाल सकते हैं? V/D। V/D। क्लियर है कि नहीं? इससे एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन सामने आता है। क्या? मैंने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन को क्या फील हो रहा होगा? एक अरे इलेक्ट्रॉन को क्या फील होगा? फोर्स कितना? Q इंटू ई जितना। ठीक है, अगर फोर्स होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा। अगर बेटा एक्सेलरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके क्यों जाएंगे? ये तो एक्सेलरेट होके जाएंगे ना। समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रीजन समझेंगे। होता क्या है, रीड करें। क्या होता है कि जैसे ही आप वायर कनेक्ट करते हो, सब इलेक्ट्रॉन क्या ट्राई करते हैं? एक्सेलरेट। लेकिन यार सोचो, आगे वाला थोड़ा कम एक्सेलरेट हो पाया, पीछे वाला ज्यादा एक्सेलरेट हुआ,
लेकिन जब आगे वाला जाना ही नहीं चाहता तो इसको होल्ड करना पड़ जाएगा ना। अरे भाई, आगे वाला स्लो एक्सेलरेट हुआ, पीछे वाला ज्यादा एक्सेलरेट हो गया, बट पीछे वाला जा पाएगा क्या आगे? नहीं। तो होता ये है कि इनका मोशन इतना रैंडम होने लगता है और इतने ज्यादा कोलिजन भी होने लग जाते हैं कि कोलिजन के बाद वो पूरा एक पैक्ट बना लेते हैं। ऑल्दो उनमें फोर्स लग रहा है, लेकिन कोलिजन फोर्स से वो सब कुछ कैंसिल आउट होके वो किस से मूव करने लग जाते हैं सबके सब, और उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रीजन समझ आया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स फील होगा, एक्सेलरेट होंगे, बट फिर भी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव होते हैं। तो रीजन क्या है? मल्टीपल कोलिजन से वो सब एक साथ में ही आ जाते हैं और कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। क्लियर या नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगता होगा। एक थोड़ा सा टाइम जाएगा ना जब कोलिजन्स हो रहे हैं, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? Relaxation. रिलैक्सेशन टाइम। वो है क्या एग्जैक्टली? कोलिजन के बीच में, दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो कुछ याद आ रहा है ऐसा सेम वर्ड पहले कभी सुना है क्या रिलैक्सेशन टाइम जैसा? आओ केटीजी में। केटीजी में सुना था कि उसमें भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो डेफिनेटली कोलाइड होते रहते हैं और दो कोलाइड के बीच का जो टाइम रहता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम करते हैं। ठीक है ना? हाँ सर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड एक और क्राइटेरिया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है और इम्पोर्टेंट रखेंगे इसे, क्योंकि ये क्या है, भूल जाता है आपको। ये पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं होता, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं होता, इसलिए भूल जाता है। तो इसे आप भूलने नहीं देंगे और बार बार याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें पूछता है जो जल्दी भूल जाती हैं। क्या कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी? Mobility. मोबिलिटी ऑफ द Medium. मीडियम। सोचो मीडियम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो यार अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में भी कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या कोलिजन बहुत ज्यादा डेंस होगा क्या? अरे सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक वॉल्यूम में लोगे जिसमें एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे ना यहाँ पर फ्री। जिस मेटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, उसमें ज्यादा होंगे ना यार। यस सर। तो मोबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या आएगा, ये मटेरियल अपना स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। अरे मोबिलिटी मतलब सिंपल ऐसे समझो, मतलब बहुत ज्यादा क्राउड है और आपको बीच में से पास होना है, तो पास हो पाओगे क्या अगर बहुत ज्यादा क्राउड है? नहीं, स्लो हो जाओगे आप। और सोचो क्राउड नहीं होती तब आप क्या रहते, बहुत ही स्विफ्ट। फास्ट, फास्ट रहते। तो मोबिलिटी एक वो टर्म है जो मटेरियल के बारे में बताता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कहीं और यूज ही नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली ये काम में आ जाता है आपके। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, मेन कितनी ज्यादा स्पीड से वो गेन करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है क्या? न्यू। मोबिलिटी। मतलब सोचो पीछे से कोई पुश कर रहा है आपको 1000 के फोर्स से, बट यार अगर आगे इतनी ज्यादा इंटरसेप्टर है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो क्या आप फास्ट मूव कर पाओगे क्या? नहीं सर। नहीं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि फील्ड चाहे जितनी लगा दो, अगर मोबिलिटी ही नहीं है तो ड्रिफ्ट आएगी क्या? नहीं। नहीं। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, बट जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है? मोबिलिटी। ये कहीं पे भी पूरे चैप्टर में यूज नहीं होता है, तो इसे सेपरेट ही याद करके हमेशा रखना है। कभी भी मोबिलिटी टर्म आ जाए बस समझ जाओ कि कुछ भी करके ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके ना? Yes, sir.
Yes, sir. मतलब कुछ भी आ जाए, करंट वरेंट दिए, मोबिलिटी दिए, तो समझो कि ड्रिफ्ट को फिर चेंज करना पड़ेगा या फिर ई को चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, मोबिलिटी का बस यही फॉर्मूला है। ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि डायरेक्ट मोबिलिटी तो मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। ये एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देख के समझ सकते हैं कि मोबिलिटी कितनी ज्यादा है या कम। यार क्लियर है मोबिलिटी का रिलेशन? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो मेनली किन चीजों पे बातें की हैं? करंट के डिफरेंट फॉर्मूले पे बातें की हैं, करंट डेंसिटी की बातें की हैं, और एक नई चीज जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, किस चीज की बात की है? Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और एक चीज अभी जस्ट बताई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बस पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल की Mobility. Mobility. मोबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम क्या करें, अब ये जो फॉर्मूले हैं इनको थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इन सबको टाइम के फॉर्मेट में समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक हमारा बहुत ही फेमस लॉ आने वाला है। याद है आपने ओम्स लॉ करके 10th में पढ़ा होगा? Yes, sir. वो क्या था? V is equal to IR. IR। तो वो बहुत ही बच्चों वाला रूल था, मतलब एक बहुत ही बेसिक सा कि ठीक है हाँ ये होता है। रीजन क्या है, कहाँ से वो आया, ओम ने डेराइव क्या किया है, वो समझो। और ये डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना इसको, बस हम आपको सिखा रहे हैं कि ओम्स ने ये लॉ डेराइव कैसे किया, समझा कि नहीं यार? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही Yes, सिंपल sir. सी चीज है। क्या ओम ने पहले डेरिवेशन किया या पहले एक्सपेरिमेंट किया था? डेफिनेटली पहले एक्सपेरिमेंट किया था। आपको जो 10th में सिखाया जाता है वो सिर्फ क्या सिखाया जाता है? एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला आता है। बाद में उसने फिर प्रूव किया ना कि यार क्या रीजन है, क्या थ्योरी है कि ये आता है रिजल्ट। ओके, तो समझेंगे। चले, मैंने क्या बताया कि लॉजिकली क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ कितनी देर तक बढ़ती है? जब तक कि वो क्या नहीं कंप्लीट कर लेता, कोलिजन्स। कोलिजन के बाद क्या हो जाती है उसकी स्पीड? Constant. कांस्टेंट। समझा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली सही है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 काम करेगा, और a की वैल्यू हमने यहाँ पर क्यू ई बाई एम रख दी इंटू टी। ये टाइम क्या है? Relaxation. रिलैक्सेशन टाइम। यही तो वो टाइम है ना जितनी देर तक स्पीड बढ़ेगी, और इसके बाद स्पीड बढ़ना बंद। तो ये स्पीड ही हमारी क्या बन जाएगी अब? Drift velocity. Drift क्लियर है velocity. कि नहीं? अच्छा, अब हमने बात की कि क्या एक ही कोलिजन के बाद ये चीज अचीव हो जाएगी क्या? No. Multiple collision. मल्टीपल कोलिजन्स होंगे, तो इसका मतलब उन सब कोलिजन का फाइनल कंक्लूजन ये आने वाला है। तो हमने क्या बोल दिया कि चलो ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी नोटिस करो और सबका क्या ले लो? Average. एवरेज। तो सबका जो एवरेज टाइम आएगा और उससे जो वेलोसिटी आएगी वो बन जाएगी एक्चुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁴ में कोलाइड कर गया, जबकि बाकी दो इलेक्ट्रॉन थे वो लेट से 0.5 इंटू 10⁻⁴ में किया। इन सब टाइम के अकॉर्डिंग इन सब का क्या ले लेंगे हम? Average. एवरेज टाइम, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या ले लेंगे? Average Average relaxation. relaxation. उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? Tau. टाउ से। तो वो टाइम जब यूज करके आप निकालोगे स्पीड, तो उस एवरेज स्पीड को ही क्या नेम देंगे हम उसकी? Drift velocity. ड्रिफ्ट Velocity. वेलोसिटी। तो ये पॉइंट क्लियर है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली Tau. How say? टाउ से, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से। ठीक, अब कौन सी चीजें इन्हें कैसे हैंडल करेंगी वो हम समझाते हैं, आगे बताते हैं कि क्या क्या चीजें इनको चेंज करने में लगेंगी। तो पहले समझ लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ में सबसे पहली एक लाइन लिखी जाती है, क्या?
क्या लिखी जाती है? फिजिकल रिमेन मतलब फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी? जिस वायर की आप स्टडी करने जा रहे हो, जिस कंडक्टर की स्टडी करने जा रहे हो, कुछ चीजें चेंज मत कर देना ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। क्या नहीं चेंज करना? टेम्परेचर, Temperature. एरिया, इसकी लेंथ या फिर एरिया, क्योंकि कुछ भी चेंज किया तो उसमें सर्टेनली चेंजेस आने वाले हैं। क्या चेंजेस आएंगे उनको समझने का ट्राई करेंगे। ओके, चले। तो नंबर 1, ओम्स लॉ स्टडी करने से पहले हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ओम्स लॉ कब वैलिड है? जब फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर आर Remain Unchanged. unchanged. अनचेंज। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले हमने ये डिराइव किया, ये किसका फॉर्मूला है हमारा? Drift velocity. ड्रिफ्ट स्पीड का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक और फॉर्मूला जो मैंने बताया कि इसका इस चैप्टर में यूज कहीं नहीं है, सिर्फ आपको इस टर्म को देखते ही समझ जाना है कि ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, Yes, ठीक है। sir. अब हम डिराइव करते हैं करंट डेंसिटी को। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाती है आई बाई A. आई का फॉर्मूला NAVD। ओके है, ए कट, तो जे का फॉर्मूला क्या आ गया? NEV. NAVD। तो NE को डिवाइड कर लिया हमने और VD का क्या रख दिया? फॉर्मूला। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी किन बातों पे डिपेंड करने लग गई? देखिए, NE का हो गया इधर डिवाइड, तो देखो जे का फॉर्मूला क्या लिख रहा है? NE स्क्वायर टाउ बाई ME इनटू P. E। ठीक है, अब ये E कहाँ से आया? ये जो E था, ये कौन से E की हम बात कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, याद है ना? ये E कौन सा है यहाँ पर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है क्या? करंट डेंसिटी। और ये क्या है कि हम कितना सोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या है? आउटपुट है, और ये क्या है? इनपुट। Input. समझा कि नहीं? अच्छा, अब ये एक चीज है जो कि क्या है किसी मटेरियल के लिए? कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? इट इज द वेक्टर फॉर्मेट ऑफ ओम्स लॉ, जो कि क्लास 10th में होता ही नहीं है। डेफिनेटली क्लास 10th में आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्मेट ऑफ Ohm's law. ओम्स लॉ। उन्होंने क्या बताया कि करंट डेंसिटी, कितनी करंट डेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? कि आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जनरेट करने वाले हो, इनपुट अप्लाई करने वाले हो। और डेंसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस सिस्टम की कंडक्टिविटी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट आता है? Conductivity. कंडक्टिविटी। तो ये एक नया फॉर्मूला रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये वो फॉर्मूला है जो मतलब छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स लोग, क्योंकि बताया ही नहीं जाता है। और फिर आप सोचने लग जाते हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिलेट करेंगे करंट डेंसिटी से। तो यही एक फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में जो करंट डेंसिटी को किससे रिलेट कर सकता है? Field. Conductivity. यह है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट। अब यहाँ पर समझते हैं क्या कि ये जो सिग्मा है ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो सिग्मा दिख गया क्या है ये? अरे ये समझा कि नहीं सिग्मा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो समझें। अगर एक और टर्म, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला समझेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूले में हमें पता है कंडक्टिविटी वो किसका अपोजिट होती है? Resistivity. Resistivity. रेजिस्टिविटी की। तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन किया कंडक्टिविटी सिग्मा। रेजिस्टिविटी को किससे डिफाइन करते हैं? रो। Rho. डेंसिटी का जो होता है ना, यहाँ इस चैप्टर में क्या होता है? वो Resistivity. रेजिस्टिविटी। तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या? आपने क्लास 10th में R इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो एल बाई A. A. पढ़ा था ये? Yes, sir. Yes, sir. आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और एक पढ़ा होगा कि R को ये लिखते हैं। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि आ कहाँ से गया। तो अभी हम देखेंगे कि ये कहाँ से आता है फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर एक नई चीज डिफाइन की, क्या? Resistivity. रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी का उल्टा। ओके, तो अगर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, ये दिखा कि नहीं?
तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स। Yes, sir. अब देखो, अब रेजिस्टिविटी को कौन हैंडल करता है, तो बेटा क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा क्या, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। m/e² क्या है, एक प्योर कांस्टेंट है, क्लियर है या नहीं। Yes, sir. तो रेजिस्टिविटी को कौन सी चीज डिफाइन करेगी, देखिएगा रेजिस्टिविटी को कौन सी चीज डिफाइन करेगी, एन और Tau. टाउ, एन और टाउ। एन क्या चीज है, रीड करें, एन क्या चीज है, Free Free unit electrons volume. per unit. फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और मैंने बताया था कि उसकी पूरी कैलकुलेशन शुरू कहाँ से होती है, मास से, मतलब डेंसिटी से, याद है कि नहीं। इसका मतलब एन किस पे डिपेंड करता है, Material पे. Material. मटेरियल पे ना। Yes, sir. तो ये फॉर श्योर हो गया कि जो डेंसिटी है, जो क्या है, सॉरी, जो रेजिस्टिविटी है नंबर 1, वो किस बात पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे। नंबर 2, वो किस पे डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पर। तो जरा सोचे कि रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, तो रिलैक्सेशन टाइम एक प्योर पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस पे, टेम्परेचर पे। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब किस मटेरियल के लिए क्या होगा, ये अलग अलग होता है। क्या होता है ये ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि मैं बोल दूं कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टाउ क्या होगा। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है, तो इसे बोलते हैं लिंक करना। समझना, क्वेश्चन समझना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो बताइए आप उनके रिलैक्सेशन टाइम के बारे में क्या कमेंट करेंगे, बताएं। कम होगा. कम हो गया ना, समझ आया कि नहीं। Yes, sir. तो इसलिए मैं टाउ को नहीं लिखाऊंगा आपको, मैं लिखाऊंगा आपको किस पे, रो पे। अब आपको अच्छे स्टूडेंट की तरह रिलेट करना आना चाहिए, जो यहाँ पर मैंने लिखा दिया है, ठीक है कि नहीं। Yes, sir. So, रो को मटेरियल टाइप में हैंडल करने के लिए कौन सी क्वांटिटी काम आती है, एन। और टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, tau. टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अब आ जाते हैं किसमें, स्केलर फॉर्मेट में, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है। क्या, J इज इक्वल टू क्या, सिग्मा इनटू ई। जे को क्या लिख सकते हैं, Hi, bye. सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, 1/L. फील्ड को क्या लिख सकते हैं, V by L. V/L। तो देखो क्या दिखने लग गया, I इज इक्वल टू दिखने लग गया A/ρL और V, क्लियर। तो ρL को इधर लेके आ सकते हैं ना, I इंटू क्या आ जाएगा, ρL/A हो जाएगा ना ये, Yes, sir. समझा कि नहीं। और इसी को फिर इसका मतलब हमने क्या बोल दिया है, Resistance. रेजिस्टेंस। तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कहां से आ रहा है, Yes, sir. अच्छा, आप नोटिस करो कि देखो मैंने V इज इक्वल टू आई आर पहले नहीं लिखा था, मैंने प्रॉपर दिखाया है कि ये क्वांटिटी है क्या, 1/R। फिर मैंने लिखा कि R का इधर इंटू हुआ और इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। मतलब ये जो ओम्स लॉ आपको क्लास 10th में बता दिया जाता है ना, ये गलत होता है यार थोड़ा सा। उसमें सीधा लिख देता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर, और क्या बोला जाता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यही लिखा होता है ना। Yes, sir. हाँ, लेकिन ये गलत है यार। इनपुट क्या है भाई, करंट इनपुट है क्या, नहीं, इनपुट क्या है, Potential. पोटेंशियल है। करंट क्या है, आउटपुट है। Output. इसलिए लिखा जाना चाहिए क्या, I प्रोपोर्शनल टू V।
ठीक है, तो एक्चुअली जो कांस्टेंट है वो आर नहीं आता है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या आता है, कंडक्टेंस। क्या आता है कांस्टेंट यहाँ पर, कंडक्टेंस, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्चुअल तरीका है दैट करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। ओके, वो बाद में बोला गया कि कंडक्टेंस को अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया, उसकी जगह बेटर क्या डिस्कस किया गया, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट आया, 1/r, जिसे यहाँ मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्मूला क्या बना लिया गया, v इज इक्वल टू आई आर। तो दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं, स्केलर एंड वेक्टर फॉर्मेट। Yes, sir. देखिए क्या क्या कंक्लूजन आया, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये समझा, अरे ये सबको Yes. समझा ना। दूसरा हाँ। फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से भी हमने कैलकुलेट करके चेक किया कि r की वैल्यू आ रही है रो एल बाई ए। ये 3 कंक्लूजन है यहाँ के। ओके Yes, sir. ठीक है, तो ये काफी न्यू है यार आप लोग के लिए, तो डेफिनेटली अगर कोई नई चीज होती है उसे टैकल करने का बेस्ट तरीका होता है आपको 1-2 बार उसे रीड करना है। आप 1-2 बार रीड करोगे आपको यूज टू हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखें कि यहाँ पर एक्चुअली ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया था, Conductor. कंडक्टेंस। तो बहुत ही सिंपल है यार, टेंशन नहीं लेना है। जैसे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। क्या है सिग्मा, Conductivity. उसका उल्टा क्या है, Rho. रेजिस्टिविटी। ये दोनों किस किस 2 बातों पर डिपेंड करते हैं, जल्दी से बताओ। Material and temperature. मटेरियल एंड टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। ये किन बातों पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल एंड टेम्परेचर। फिर इनसे रिलेट करके 2 चीजें फाइंड की गई, क्या, रेजिस्टेंस एंड Conductance. कंडक्टेंस। दोनों एक दूसरे को उल्टा है, तो इंग्लिश में यार इजी है ना यार समझना, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। समझा कि नहीं बताओ। Yes, sir. और रेजिस्टेंस अब और भी बातों पे डिपेंड करता है, क्या, रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस और 2 और बातों पे डिपेंड करता है, किस पे, Length and area. लेंथ एंड एरिया पर। ठीक है, अब इनके थोड़े से यूनिट में बातें कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम और प्रैक्टिस शीट सब में ही आपको देखने को मिलेगा कि यूनिट को अलग अलग तरीके से कंफ्यूज कराता है। तो हमें एक नया यूनिट याद रखना होगा, क्या, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, सीमेंस। क्या होता है, Siemens. सीमेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, Ohm. ओम। ओम और सीमेंस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इनवर्स का। इसका मतलब आप समझिएगा, मैंने कहा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो आपने कहा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ढूंढो। R इज इक्वल टू क्या होता है, Rho L by. तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो ए बाई एल, ये हो जाएगा। अब कुछ महान लोग आ जाते हैं वापस, दे देगा एरिया इतना है, एल इतना है, एल और ए को चेंज कर दिया, बताओ रेजिस्टिविटी कितनी चेंज होगी। अरे भाई, ये एक फॉर्मूला रीअरेंज किया गया है, इसमें रेजिस्टिविटी ए और एल पे डिपेंड नहीं करती। ए और एल के अकॉर्डिंग कौन चेंज हो जाता है, आर। रेजिस्टिविटी ए और एल के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी, Constant. और ये कई बार बता चुका हूं, याद हो हमने बात की थी थर्मल कंडक्टिविटी की, याद है कुछ के Yes, sir. याद है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बातें चलेंगी कि रो मटेरियल वाली चीज है, ये नहीं चेंज होने वाली है ए और एल से। वो फॉर्मूला जरूर रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने रीअरेंज किस लिए किया है, यूनिट लिखने के लिए। आर का यूनिट ओम, ए का मीटर स्क्वायर, एल का मीटर, तो क्या आ जाएगा, ओम Meter. मीटर। इसी को अगर सीमेंस में लिखो तो सीमेंस इनवर्स इनटू मीटर। क्लियर। Yes, sir. तो यूनिट से रिलेटेड तो कोई टेंशन नहीं होगी ना। No. ओके, तो अब आप पैटर्न समझिएगा कि ये चैप्टर में मेन हम क्या डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में मेन हम डिस्कस करते हैं v इज इक्वल टू आई आर।
ओम्स लॉ पे ही बस बातें करनी है। तो आप नोटिस करो कि मैंने चैप्टर कैसे पिक किया। मैंने पहले आपको किसके बारे में समझाया अच्छे से, आई के बारे में। फिर मैंने बताया कि इसका सोर्स क्या है, कैसे ये आर आया हुआ है, और उसके बाद इन तीनों का रिलेशन बताया कि ओम्स लॉ में कैसे ये लॉ एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है या नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने करंट को डिटेल से डिस्कस किया था, आर के ओरिजिन की बात की थी, अब हम आर की क्या स्टडी करेंगे, डिटेल। आर की डिटेल स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि वोल्टेज, मतलब वोल्टेज क्या इनपुट है ना, ये तो एक इनपुट की स्टडी करेंगे कि कैसे वोल्टेज बनता है, बैटरीज कैसे बनती हैं, ये सारी चीजें, और फिर से इन्हीं को मिक्स करके और सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे चैप्टर का फ्लो होता है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम किस सेक्शन में मूव करेंगे, रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्लियर है रेजिस्टेंस का? तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? नंबर 1 रो पे डिपेंड करेगा। रो खुद किन दो बातों पे डिपेंड करता है? मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, उसके बाद किन दो पे डिपेंड करेगा? आर, लेंथ एंड एरिया। लेंथ एंड एरिया। और लेंथ एंड एरिया खुद डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया किस पे? अरेंजमेंट पे। तो रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? अरेंजमेंट। सिंपल बताता हूँ, ये एक सॉलिड बॉक्स है, इसको आपने ऐसे कनेक्ट किया, करंट यहां से जाएगी, सही है। अभी इसी बॉक्स को कर दो ऐसे, क्या लगता है दोनों केसेस में रेजिस्टेंस सेम है? नहीं। नहीं। सेकंड केस में कम है या फर्स्ट में? फर्स्ट। सेकंड। सेकंड। ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, क्या चेक करेंगे? एल बाई ए का रेशियो। तो सेकंड केस में डेफिनेटली कम होगा, क्यों? क्योंकि एल कम हो गया और एरिया बढ़ गया। बढ़ गया। तो ये दोनों ही चीजें मिलकर रेजिस्टेंस को क्या कर रही हैं? कम। कम कर रही हैं, जबकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो एक ही फिजिकल चीज है और उसका रेजिस्टेंस देखो बदल गया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? अरेंजमेंट। तो चले देखना स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 पहले क्या देखेंगे? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है रियल में? डायरेक्ट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्या? नहीं। कौन डिपेंड करता है? रो। जैसा रो बदलेगा वैसे ही कौन चेंज हो जाएगा? आर। ओके ना? तो समझेंगे क्या? रो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है लीनियरली, और ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा सेम सेटअप आप जो है एक्सपेंशन में पढ़ा था हमने, कि लेंथ वगैरह वाली चीजें ऐसी ही एक्सपेंड होती हैं। तो रो खुद के कैसे डिपेंड करता है? रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बस इस अल्फा का नाम हट गया है। इस अल्फा का नाम क्या? लीनियर कोफिशिएंट है क्या कुछ? नहीं, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। ओके, अल्फा का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस थर्मली किस बात पर डिपेंड करता है, वो ये अल्फा है। ठीक है, और नॉट क्या है? नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर। कब रेजिस्टेंस? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहला फॉर्मूला ये हुआ, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बात करूं, एक वायर है जिसकी ज्योमेट्री एकदम सेम है, जिसकी ज्योमेट्री सब कुछ क्या है? सेम है, बट वो 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो बताओ 30 डिग्री पर क्या होगा? तो ये दोनों बातें किस पे डिपेंड करेंगी? अल्फा। समझा कि नहीं क्वेश्चन? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, कौन डील करेगा? अल्फा। अल्फा। अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। तो अब देखो अल्फा कैसे बदलता है। याद है मैंने बताया था कि टेम्परेचर की जो फीलिंग है हम उससे किससे सीखेंगे? हम सीखेंगे रेजिस्टिविटी से, रेजिस्टेंस से। स्टेप देखो, पहले हम सीखेंगे कि अल्फा पे क्या इफेक्ट है।
जो इफेक्ट अल्फा है वही इफेक्ट किस पे आएगा, रेजिस्टेंस, मतलब वही इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे, और उसका इनवर्स इफेक्ट टेम्परेचर टेम्परेचर तो देख ही रहे हैं, उसका इनवर्स इफेक्ट किस पे, टाउ टाउ क्या है भाई, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। तो थ्योरी समझ में आया कि एक चीज से हम कितनी चीजें, कितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमें। Yes, sir. ठीक है, अब इसे यार याद रखना है, कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, बिना मतलब ट्रिक मत बनाना, स्ट्रेट रिलेशन है, अच्छे से लर्न करके रखना। बहुत बार क्वेश्चंस आए इस पे, थ्योरेटिकल, मेंस, एडवांस, नीट, हर पेपर में इस पे क्वेश्चंस आए, आराम से समझेंगे। नंबर 1, कंडक्टर्स के लिए अल्फा कैसा होता है, Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये वैल्यू 1 से एक्स्ट्रा बढ़ेगी ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज इंक्रीज। अब रीजन समझना, कंडक्टर के अंदर होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उनके पास एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो कोलिजन क्या होने लग जाते हैं और ज्यादा, रैंडम, समझा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब उनके पास रिलैक्सेशन टाइम क्या बचा है, लेस है, जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगते हैं। जल्दी जल्दी कोलाइड करने की वजह से इंस्टेड ऑफ, इट इज लाइक कि तुमने किसी को एक काम दे दिया और बहुत सारी एनर्जी दे दी, बहुत सारे पैसे दे दिए, तो बेटा वो काम भूल जाएगा, पहले पैसे इन्वेस्ट करने में लग जाएगा। समझ रहे हो ना यार। तो कंडक्टर के अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर बढ़ने से एक्सेसिव एनर्जी मिल जाती है और वो कंडक्ट कराने की जगह कोलिजन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का रेजिस्टेंस बढ़ बढ़ जाता है। ठीक है, लॉजिक और बिहाइंड द सीन्स तो याद ही रखना है, बट कुछ भी हो जाए स्टेटमेंट सीधे याद रखना है। कंडक्टर के लिए अल्फा Positive. पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नंबर 2, इस पे पूरा हमारा एक चैप्टर है अलग से, ठीक है, तो मैं इसकी डिटेल्स नहीं बता रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है। आप अभी सिंपल वे में समझेंगे कि नेगेटिव किन के लिए होता है अल्फा, Semiconductor. सेमीकंडक्टर्स के लिए, मतलब अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा. कम होंगे। ये ट्रिगरिंग चीज होती है कि हर बार ये ऐसा काम होता है क्या, नहीं, एक फिक्स डोमेन में ऐसा काम होता है। तो ये ट्रिगर की तरह काम करता है कि आप अगर स्लाइट टेम्परेचर चेंज कर दें किसी उसका, तो वो ऑन ऑफ का भी काम कर सकता है। तो खैर अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ काम की बात है कि सेमीकंडक्टर का क्या रहता है अल्फा, Negative. नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का भी अल्फा क्या होता है, Negative. नेगेटिव नेगेटिव। बट पॉइंट ये है कि इंसुलेटर को हम डील ही नहीं करते यार, समझना, उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी 10⁻7 की रेंज में होता है। अगर आप थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा दोगे और थोड़ा रेजिस्टेंस कम भी होगा तो कितना ज्यादा कम होगा, रहेगा तो अभी भी इंसुलेटर ना। तो काम की बात क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से वो अच्छा कंडक्टर हो जाता है या खराब, खराब। कंडक्टर का टेम्परेचर खराब, गड़बड़ हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से अच्छा वर्क करने लगते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी इतना खराब है, आई मीन इंसुलेटर ऑलरेडी इतना बेकार है इन टर्म्स ऑफ करंट को फ्लो कराना, कि जरूरत ही नहीं पड़ती है उसे हमें डील करने में। दूसरा करा ले। ओके, ठीक है, लास्ट, अल्फा कुछ चीजों का बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसे अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, 0। 0। वो किनका होता है, कुछ स्पेशल एलॉयज बनाए जाते हैं जिनका अल्फा एकदम 0 होता है। बहुत ही फेमस एलॉय है क्या, मैग्नीन। और बहुत ही फेमस एलॉयज आपने सुने होंगे, टंगस्टन है, टंगस्टन प्योर नहीं, जो बल्ब में यूज करते हैं इम्प्योरिटी के साथ, वो नाइक्रोम है। ये चीज, सारी चीजें आपने सुनी होंगी। टंगस्टन कहाँ पर यूज होता है, बल्ब में। नाइक्रोम कहाँ पे यूज होता है, Spiral.
कहाँ पे? तो क्लोज को आयन करते हैं हम उसमें। हाँ, ये जो आयरन होता है ना, आयरन, हीटिंग आयरन प्रेस करने वाला, उस पे होता है। ये जो रूम हीटर होते हैं ना, उस पे जो कॉइल होती है एकदम, वो भी होती है नाइक्रोम। तो वो सारे एलॉयज पता है क्यों इनका अल्फा 0 रखा जाता है? अल्फा 0 रखने से क्या होगा, उनका टेम्परेचर बढ़े या कम हो, आर क्या रहेगा? Constant. समझा कि नहीं? आर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यही जब टर्म एकदम नेग्लिजिबल है तो बात खत्म ना। आर क्या रहेगा हमेशा? कांस्टेंट। इसका बेनिफिट ये है, सोचो आपने बल्ब को स्टार्ट किया 0 डिग्री पे, या लेट से 0 डिग्री पर है, अभी उसका रेजिस्टेंस था 100 ओम। अब वो तो बहुत हीट कर जाता है ना, जो अंदर टंगस्टन का वायर होता है वो 200-300 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो अगर आप इतना चले गए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ तो इफेक्ट आएगा ना, बढ़ेगा कम होगा। सोचो अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, वी तो आप सेम रखे हो, वी आपने सेम रखा, अगर आर को बढ़ाए तो सिस्टम की क्या चेंज हो जाएगी? करंट। तो इसका मतलब यार सब गड़बड़ हो जाएगा ना, फ्लक्चुएशन होने लग जाएगा। और हमें ऐसी डिवाइस नहीं बनानी है कि पता चला आप सोच रहे हो कि करंट जा रही 2 एम्पियर, थोड़ा ओवर हीट हो गया, करंट 5 एम्पियर जाने लग गई। समझ आया ना? तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए, जब भी कोई हम टेम्परेचर वाली चीजें यूज करेंगे तो हम चाहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो ऐसे केस में क्या यूज किए जाते हैं? एलॉयज। क्लियर है या नहीं? तो टेम्परेचर का फीलिंग आया सभी को? ओके। नेक्स्ट है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का क्या पॉइंट है, अभी जस्ट मैंने बता दिया कि ये जो एल होता है अरेंजमेंट में, एल कौन सा होता है? along the flow. अलोंग द करंट फ्लो। और ए क्या होता है? Perpendicular to current. परपेंडिकुलर द करंट फ्लो। तो सोचो अगर मैंने एक एल बी एच का एक क्यूबॉइड लिया हुआ है और उसको ऐसे वर्टिकल रख दिया, तो जो एरिया यूज करोगे ये परपेंडिकुलर वाला यूज करोगे ना करंट के। Yes, sir. एरिया कौन सा यूज होगा? एल एच वाला। और जबकि लेंथ क्या यूज होगी? बी। देख रहे हो रेजिस्टेंस का फार्मूला बदल गया। सेम क्यूबॉइड को अगर ऐसे स्ट्रेट रखा तो एल की जगह पे क्या यूज हो रहा है? एल। और परपेंडिकुलर एरिया की जगह क्या यूज हो रहा है? B into H. बी इंटू एच। तो देख रहे हो सेम क्यूबॉइड का दो अलग रेजिस्टेंस हो जाएंगे, मतलब किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? Arrangement. ओके, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट हमने यहाँ तक जो है डिस्कशन कर लिया। अब कुछ फेमस पॉइंट्स पे बात करेंगे। अरेंजमेंट हो गया, मटेरियल का टेम्परेचर हो गया, तो नेक्स्ट बचा कि एल और ए पर कैसे डिपेंड करता है। तो एल और ए पर देख लेते हैं, मतलब इफेक्ट ऑफ फिजिकल पैरामीटर। और ये है बेटा एग्जाम वाली चीज। इस सेक्शन में आपको एग्जाम और शीट में, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। किन बात पर? ए और एल के चेंजेस पे। ठीक है, तो नंबर 1 पहला केस, अगर हम वायर को क्या करेंगे? Cut. कट करोगे। तो अगर कट करोगे तो क्या आपने मटेरियल बदला क्या? No. तो रो क्या रहेगा उसका? कांस्टेंट। क्या उस Constant. वायर का एरिया वगैरह बदला क्या? नहीं. No. नहीं। तो अगर कट कर दिया तो रेजिस्टेंस का चेंज सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? Length. Length. लेंथ पे। अगर मैंने कहा कि 5 पीसेस में कट किया तो लेंथ कितनी हो गई एक पीस की? L by 5. By 5. तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? आर बाई। 5. तो मतलब बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। R2 बाई R1 किस पे डिपेंड करेगा? L2 by L1. L2 बाई L1। 3 पीसेस करेगा तो L बाई 3 हो जाएगा L2। समझा ना? तो क्या कट करने में कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है क्या? No. नहीं। दिमाग कहाँ पर लगाना पड़ेगा समझे? When a wire is recasted, रिकास्टेड मतलब क्या होता है? मेल्ट करके दूसरी वायर बना दी। क्या हुआ? मेल्ट करके दूसरी वायर बना दी। या फिर क्या किया उसे?
elongate, या फिर compress, कंप्रेस। इन सारे केसेस में देखो, क्या मटेरियल बदल दिया क्या तुमने? नहीं, No. तो क्या चीज सेम रहने वाली है? रो Rho. लेकिन रिकास्ट कर रहे हो, वायर को बना दिया, रिंग कुछ कर दिया इधर उधर, तो मतलब इलांगेट कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो कौन सी दो क्वांटिटीज चेंज होने वाली है? एल एंड ए एल एंड ए। सोचो एक थिक वायर थी और मैंने उससे रिकास्ट कर दिया या फिर इलांगेट कर दिया इनटू अ थिन वायर, तो देखो क्या क्या हो गया, ए भी बदल गया और L. एल भी हो गया। तो ऐसा कभी नहीं कर देना है। मैंने बोला कि एक वायर थी 100 सेंटीमीटर की और मैंने उसे स्ट्रेच करके कितना कर दिया, 500 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया एल? 5 टाइम्स। right तो आप बोल दो कि सर रेजिस्टेंस तो एल के प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। सही है क्या ये? नो सर ये डेफिनेटली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या चेंज हो गया सिस्टम का? Area. तो इसका मतलब अगर आपको लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आर प्रोपोर्शनल टू पूरा एल बाई A, ई। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस पे, मानते हैं कि क्या चीज कंजर्व रहेगी, क्या चीज कंजर्व रहेगी? मास मास। और हमें एक मजबूरी है हमारी, एक चीज को और हमें कंजर्व मानना पड़ेगा, क्या? डेंसिटी। हम मानेंगे कि रिकास्ट वगैरह करके ऐसा नहीं हुआ कि डेंसिटी चेंज कर दी, ठीक है ना? तो अगर डेंसिटी भी सेम है तो क्या चीज सेम आ गई? Volume. वॉल्यूम। तो अगर मैं किसी तरह इक्वेशन में वॉल्यूम ले आऊंगा तो इजी पड़ जाएगा ना मुझे क्वेश्चन। देखो, आर प्रोपोर्शनल टू क्या, एल बाई ए, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू L. एल लेंथ। तो ए को क्या लिख सकते हैं, वी बाई एल लिख सकते हैं ना, वी बाई एल। इसका मतलब क्या होगा, वी तो कांस्टेंट है ना, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, L square. square, एल स्क्वायर। सोचो अगर मुझे एल नहीं चाहिए, ए चाहिए होता, तो एल क्या आता, वी बाई ए। A. तो इसका मतलब क्या आता, 1 बाई ए Square. स्क्वायर। तो ये एक्चुअल रिलेशन है कि अगर रिकास्ट वगैरह करेंगे तो किस बात पर डिपेंड करेगा वो, एल स्क्वायर या फिर 1/a स्क्वायर। तो अगर बेटा लेंथ 5 टाइम्स की है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 25 times. 25, 25 टाइम्स। पक्का ना, समझ आ गया ये आइडिया? यस सर अब इसी को मैंने शॉर्टकट में सीधे यहाँ पर कर दिया कि अगर मैं देखूं कि लेंथ को मैं n टाइम्स करूंगा तो यहाँ पर a और l के रेशियो से समझ में आ रहा है कि एरिया कितना हो जाएगा, 1/n टाइम्स। तो अगर दोनों को रखोगे यहाँ पर, रो तो चेंज नहीं हो रहा भाई, एल और ए दोनों को रखोगे तो आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ही क्या रिजल्ट आ रहा है कि R प्रोपोर्शनल टू इधर होगा एल स्क्वायर और R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/a A square. स्क्वायर। क्लियर है ना यार सभी लोग? Yes sir. ठीक है, तो इसी बात पर ये बताया गया कि अगर लेंथ को n टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, कितना हो N जाएगा square. रेजिस्टेंस, n स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछ लेता व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस। पहले लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, अभी लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर, बताओ व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो कितना टाइम्स किया है आपने रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ, D by 2. 1.5 टाइम्स ना। हाँ. n कैसे निकाल सकते हो यार, n मतलब L2 बाई L1। यार ये कॉमन सेंस है ना यार, कोई चीज कितने टाइम्स कर दी, फाइनल बाई इनिशियल कर दो तो पता चल जाएगा कितने टाइम्स हो गई, 1.5 टाइम्स हो गई। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, स्क्वायर मतलब कितना टाइम्स, 2.25. 2.25 टाइम्स। बट अब स्टूडेंट गलती कर देता है क्वेश्चन पढ़ने में, पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, ये तो 2.25 टाइम्स न्यू हो गया है, तो 1% तो पहले रहा ही होगा ना, तो एक्चुअल चेंज कितना आया सिर्फ
1.25 टाइम्स या फिर 125%। तो यहाँ पर यही समझाया कि अगर चेंज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। और अगर परसेंटेज चाहिए तो इसी को क्या कर लो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन गया। देखो कितना सिंपल है। अगर एक वायर है, हमने उसको कितना टाइम्स कर दिया है लेंथ, 3 टाइम्स, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। 9 times 9 टाइम्स। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, change. कितना टाइम्स चेंज होगा, सिर्फ 8. 8 टाइम्स। अगर आंसर परसेंटेज में दिया तो 8 टाइम्स मतलब 800। नेक्स्ट, सिर्फ लेंथ को 40% चेंज किया तो नई लेंथ कितनी हो गई होगी, 1.4 times. सबको पता है ना। 1 प्लस ये वाला चेंज परसेंट में, ओके, तो उसे पॉइंट में कन्वर्ट किया 0.4, तो कितनी हो गई होगी 1.4 टाइम्स। तो 1.4 का स्क्वायर कितना हुआ, 1.96. ये हो गया न्यू। तो चेंज कितना हुआ 0.96. 96, मतलब कितना परसेंट चेंज होगा रेजिस्टेंस, 96. 96। सेम चीज करते हैं 3% के साथ, तो ये वैल्यू आएगी 1.03। 0.03. अब यार इसका स्क्वायर करोगे तो बड़ा आने लगेगा ना। तो कुछ याद आ रहा है शॉर्ट ट्रिक, अगर ये परसेंट छोटा है तो क्या मुझे स्क्वायर करने की जरूरत है, 2 times. परसेंटेज चेंज विल बी 2 टाइम्स। तो इसमें आंसर डायरेक्टली आ जाएगा कितना, 6%। लेकिन बड़े नंबर के लिए नहीं कर सकता हूँ, क्या बड़े में आंसर 80 आ रहा है क्या, नहीं। पक्का आइडिया समझ आ गया ना। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना है, इस पे बहुत सारे और बातें करेंगे हम, और काफी सारा डिस्कशन करेंगे। अभी आज थोड़ा सा टाइम हो रहा है, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। आगे काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एरिया का क्या चेंजेस होगा, और हमारा रेडियस का क्या चेंजेस होगा, सारी चीजें। आइडिया सिर्फ यही रहेगा, अगर n टाइम्स है n स्क्वायर, परसेंटेज दिया है कन्वर्ट कर लो, फिर स्क्वायर करो। छोटा परसेंटेज है तो डायरेक्टली 2 टाइम्स। क्लियर ऑल 3 केसेस। Yes, sir. ठीक है, चले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी करना होता है ना, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही डिस्कस करते हैं कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो आपका बोर्ड्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, किसमें, 12th बोर्ड्स में, वो यार बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है। हमारे लेक्चर 4 के बाद आपका स्टार्ट होगा बोर्ड्स का। जो मैं पहले लेक्चर 1 to 4 पढ़ाऊंगा ना, वो बिल्कुल भी आपके 12th बोर्ड्स में नहीं है। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड्स में चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो डेफिनेटली अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चले फिर आज के लिए इतना काफी है। हाँ, ओके, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय ऑल ऑफ यू, बाय।